हेलो एवरीवन। आज हम एक कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। आज उस कंपनी के का स्टॉक रिसर्च करेंगे। उस कंपनी को डिटेल से समझेंगे कि उसमें कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और उसका मेन बिजनेस क्या है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं। बाकी सब चीज़ें हम सब इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को मैंने मोटे मोटे 11 पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं। फर्स्ट है अबाउट द कंपनी, फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे कि रेवेन्यू सेगमेंट वाइज कितना है, ग्रोथ ड्राइवर देखेंगे, इंडस्ट्री आउटलुक देखेंगे और लास्ट में हम लोग अर्निंग कॉल भी देखेंगे कि कंपनी का जो रिसेंट अर्निंग कॉल हुआ तो उसमें मैनेजमेंट का क्या क्या मेजर पॉइंट डिस्कशन हुई। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी 1995 में फॉर्म हुई थी। इसका मेन ऑफिस हरियाणा में है। ऐसा नेम सजेस्ट एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट बनाते हैं। जैसे पहला क्रेन होता है, क्रेन बनाते हैं। बाकी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड एग्रीकल्चर टूल्स बनाती है कंपनी। कंपनी के लगभग 60 प्रोडक्ट हैं और 100 प्लस लोकेशन में इनके अक्रॉस इंडिया प्रेजेंस है। कंपनी लार्जेस्ट पिक एंड कैरी मैन्युफैक्चरर भी है विद 37 प्लस कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है अक्रॉस ग्लोब। और इनका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में यूज़ होता है। जैसे कंस्ट्रक्शंस में होता है, रियल इस्टेट में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, लॉजिस्टिक में और एग्रीकल्चर में कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ होता है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। तो पहला है क्रेन सेगमेंट। क्रेन सेगमेंट में कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेन्स बनाती है, जैसे टावर क्रेन्स, ट्रक क्रेन्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जैसे वाइब्रेटरी रोलर, बैकहो लोडर। ऐसे ही मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में वेयर हाउसिंग इक्विपमेंट। और द लास्ट प्रोडक्ट है कंपनी का एग्री प्रोडक्ट, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैक्टर्स बनाती हैं। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू बेसिकली 73% क्रेन बिजनेस से आता है, 13% कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से, 8% एग्री इक्विपमेंट से एंड द रिमेनिंग 6% इज़ बेसिकली फ्रॉम मैन हैंडलिंग से आता है। अब हम देखते हैं कि जो कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है उनका कैसे डिमांड फ्यूचर में, फ्यूचर आउटलुक क्या रहने वाला है। तो जैसे हमने देखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है तो उसकी वजह से डिमांड क्रिएट होगी। दूसरा है कि एफडीआई 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी गई है सम रेलवे प्रोजेक्ट्स में, अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। तो इन सब की वजह से फ्यूचर में कंपनी प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाली है। और दूसरा क्या है कि रिसेंटली जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे रेलवेज, मेट्रोज एक्सपेंशन चल रहे हैं, इन सब की वजह से भी एज एक्सपेक्टेड कि इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। इन सब हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है और इन सब चीज़ों की आज फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी। अभी हमने बात किया कि कंपनी का के जो प्रोडक्ट बनाती है उनका फ्यूचर में कहाँ कहाँ यूज़ होगा या फिर कहाँ से डिमांड आने वाली है। अब कंपनी का क्या अपना आउटलुक है उसको हम बात करते हैं। कंपनी का जो की एरिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो उन्होंने अभी रिसेंटली एक जापानीज़ कंपनी है कैटो करके, KATO, उसको प्रोनाउंस में जो भी बोले और कैटो ही कहता हूँ मैं उसको। तो वो उनके साथ टाई अप किया है और इसमें हैवी मशीनरीज का, हैवी क्रेन्स का ये लोग जॉइंट वेंचर बना के एक प्रोडक्शन करेंगे। और कंपनी का जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 20% क्रेन में एक्सपेक्टेड है, क्रेन सेगमेंट में। मटेरियल हैंडलिंग और एग्री पोर्टफोलियो में 30 to 40% कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ है। और कंपनी का जो गाइडलाइंस है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 में, वो अराउंड 15 to 20% कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रोथ रहेगा इनके प्रोडक्ट्स का। और थर्ड है कंपनी क्या क्या कर रही है अभी। कंपनी ने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया। कंपनी ने रिसेंटली एक इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन भी लॉन्च किया है, जो एक इनका गेम चेंजिंग प्रोडक्ट हो सकता है, बिकॉज उसका कॉस्ट लो होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो मार्जिन ज़्यादा है। और ये जो एंड यूज़र होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर, या उनके लिए भी ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, जस्ट बिकॉज उसकी जो डीजल या जो से चलती है फ्यूल से, उसका फ्यूल कंजम्पशन कम रहेगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी उस इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन की। तो कम अप्रूवल गवर्नमेंट के एंड से भी पेंडिंग है। एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 1 or 2 मंथ में वो अप्रूवल आ सकता है। कंपनी का यही कॉल में ये इंडिकेशन दिया था। और प्रोडक्ट के कंपनी के लगभग 42 लगभग मल्टीपल प्रोडक्ट्स अभी लाइनअप हैं, जो कि 15 to 60 टन के क्रेन्स जो
कंपनी के लाइनअप हैं वो अभी 2-3 जब कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर हो जाएगा केटो के साथ तो वो अभी लॉन्च होंगे। अब कंपनी का फोकस है कि कंपनी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रही है और कंपनी उसका कॉन कॉल में भी इन्होंने इस पर फोकस किया कि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। सो दैट क्या होता है, इससे मार्जिन इंप्रूव होती है और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी ये अपग्रेड कर रहे हैं सो दैट इन्वायरमेंटल जो नॉर्म्स होते हैं उसको वो मीट कर सकें। अब अदर देन अब हमने बात कर लिया कि क्या क्या इसके डिमांड कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किस सेक्टर में होता है, हम तो सब सारी बातें कर ली। अब आता है रिस्क कहाँ पे है। अब जैसे क्या होता है कि जो ये हैवी मशीनरी होती हैं वो जब इकोनॉमिक ग्रोथ में रहता ही तब इनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। जैसे हम कैपेक्स के टाइम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का रहता है कि कैपेक्स करते हैं, रोड बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो उस टाइम कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। बट जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है तो सबसे पहले यही सेक्टर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कैपेक्स को आप रोक सकते हो, बाकी चीज़ों पर जैसे फार्मा वगैरह है आप उसको नहीं रोक सकते। तो फिर फार्मा सेक्टर की डिमांड जैसे एफएमसीजी की डिमांड और हमेशा रहती है, जितना रहती है उनका डिमांड थोड़ा उनका ग्रोथ रेट कम रहता है। बट जो ये रहती हैं प्रोडक्ट्स हैवी मशीनरी वगैरह, जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी को होता है, इसी सेक्टर पे होता है। और दूसरा है कि दूसरा रिस्क जो मेन रिस्क है वो रॉ मटेरियल प्राइस पे है। अगर फ्लक्चुएशन में रॉ मटेरियल में अगर रहता है तो वो इनके मार्जिन्स पे और इनके अर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। कंपनी पिछले 5 सालों से कंपनी का जो रेवेन्यू जो टॉप लाइन जो ग्रो हुआ है वो अराउंड 26% के CAGR से हुआ है। उसका नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो अराउंड 58% का CAGR है और कंपनी ऑपरेशनली भी काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर आप वो देखेंगे कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो पहले फाइनेंशियल ईयर 20 में अराउंड 19% था, अभी वो 44% चल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। फाइनेंशियल ईयर 20 में अराउंड 12% था और अभी 26.7% है। अब ये हो गया पास्ट परफॉर्मेंस। अब हम जैसे अभी कॉन कॉल में देखा या फिर जो कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है जो मैनेजमेंट, वो अराउंड 20-25% रेवेन्यू ग्रोथ लाइन उन्होंने नेक्स्ट 2 ईयर में प्रोजेक्ट किया है। तो उसी को अगर हम बेस बना के करते हैं, अराउंड हमने CAGR 18% पकड़ा है, तो उसका रेवेन्यू अराउंड फाइनेंशियल ईयर जो इस फाइनेंशियल ईयर में 3433 करोड़ एक्सपेक्टेड है और नेक्स्ट 26 फाइनेंशियल ईयर में 26 में वो अराउंड 4000 CR क्रॉस हो जाएगा। और प्रॉफिट देखते हैं तो 388 CR इन फाइनेंशियल ईयर 25 और 460 CR अराउंड रहेगा वो फाइनेंशियल ईयर 26 में रहने वाला है। ये जो मैंने प्रोजेक्शन नेक्स्ट 2 ईयर में कितना होने वाला है, ये सब डेटा मैंने ICICI डायरेक्ट के वेबसाइट से लिया है। तो अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 25 का एंड हुआ वो कैसा गया। अभी तो हमने 5 साल का डेटा डिस्कस कर लिया, कितना CAGR था क्या था। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर अभी जो रिसेंट एंड हुआ है 25 का, वो कैसा परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये जो रेवेन्यू उनका था वो इम्पैक्टेड था। जैसे अप्रैल मई जून 3 महीने का जो उनका रेवेन्यू था वो थोड़ा जनरल इलेक्शन की वजह से वो काफ़ी अच्छा नहीं ग्रो हो पाया। वो बेसिकली अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे, यानी लास्ट क्वार्टर तो दिस क्वार्टर, तो वो 12% से गिर गया है। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, तो उसमें रेवेन्यू अराउंड 12% से बढ़ा हुआ है। बट लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़ा घटा है ड्यू टू जनरल इलेक्शन। इसी तरह जो मार्जिन हुआ है, मार्जिन बेसिकली इम्प्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो घटा है। ऐसे बात करते हैं प्रॉफिट, ऐसे सिमिलर डेटा आप देखेंगे सारे में यही ट्रेंड है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है बट ईयर ऑन ईयर वो डेटा बढ़ा है अराउंड। जैसे पैट देखेंगे तो पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो अराउंड 25% बढ़ गया है अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो भी घट गया है 14%। कंपनी का रिसेंट जो कॉन कॉल है अब हम वो डिस्कस करते हैं। रिसेंट कॉन कॉल में कंपनी ने जो रेवेन्यू जो इनका लास्ट क्वार्टर में डिप हुआ उसका रीज़न इन्होंने जनरल इलेक्शन ही बताया है। कंपनी का जो करंट कैपेसिटी है क्रेन्स की वो अभी अराउंड 13,200 है, जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट 6 मंथ में यानी Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 15,000 to 18,000 तक अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाली है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सेगमेंट में ऐसा देखा गया कि रिकवरी अभी आ सकती है रिसेंट मंथ में, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। उसका रीज़न उन्होंने बताया कि बेटर मानसून एंड इम्प्रूवमेंट इन लिक्विडिटी।
और कंपनी जो का जो गाइडेंस है वो ग्रोथ रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो 15 to 20% इन्होंने कॉल में बोला है। और जो कि होगा 13% ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, 15 to 20% ग्रोथ इन क्रेन और 15% एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वहीं से ग्रोथ आएगी। कंपनी ने जो रिसेंट जो इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है विद जैपनीज कंपनी कैटो वर्क्स के साथ, वो फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। और वो जो उसका जो फंक्शन जो स्टार्ट हो जाएगा वो नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा। कंपनी ने जॉइंट वेंचर बनाया क्यों? अगर आप पूछ सकते हो कि जॉइंट वेंचर का रीज़न क्या है, कंपनी तो इंडिया में अच्छा कर रही है। तो जो इंडिया में जो क्रेन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो इनके अदर इक्विपमेंट्स हैं, तो वो ट्रैक्स क्रेन वगैरह ये थोड़ी अभी लो कैपेसिटीज़ के होते हैं, मतलब लो टन्स में होते हैं, जैसे 15 to 16 टन्स का ऐसा बनाती है कंपनी। बट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है और ऐसे मार्केट ग्रो कर रही है, तो जैसे जैसे देखा गया, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, तो जो हैवी मशीनरीज की जो पावर की रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाती है। तो अभी 15 है, तो कंपनी अराउंड 20-25 टन्स का वो हैवी मशीनरी प्रोड्यूस करने की वजह से करने के लिए कंपनी ने जॉइंट वेंचर बनाया है। अब जैसे यूरोपियन मार्केट या फिर अदर मार्केट में वो हमारे यहाँ जो यूज़ होता है 15 टन्स के क्रेन्स मोस्टली यूज़ होते हैं। पर अगर आप यूरोप वगैरह में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर सोच रहे हो आप, तो आपको थोड़ी हैवी या फिर हाई पावर्स की मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए कंपनी ने जॉइंट वेंचर बनाया है, जो कि इंडिया में भी वो थोड़ा आगे ग्रोथ आएगा ऐसा कंपनी कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है, और वो उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। कंपनी का जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग कंपनी ने बोला कि ये जो 8% का जो Q1 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू का 8% एक्सपोर्ट किया। और वो कंपनी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि अराउंड 8 to 8.5% फाइनेंशियल ईयर में रहने वाला है। बट इनका जो नेक्स्ट 2 and 3 ईयर टारगेट है, जो कि जॉइंट वेंचर बनने के बाद कंपनी 15 to 20% एक्सपोर्ट करने का टारगेट है कंपनी का। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, तो जो अभी जो रिसेंटली उन्होंने क्रेन बनाया है जो पावर्ड बाई इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक होगी, वो अभी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल पे सर्टिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। और इसका एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने बताया नहीं है कब आ सकता है, बट जब आप पूरा कॉल पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि रिसेंट जो मंथ आने वाले हैं उसमें 2-3 मंथ में आ सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर हम देखते हैं, अभी लास्ट क्वार्टर में सबसे ज़्यादा 64.5% प्रमोटर के पास हैं, पब्लिक के पास अराउंड 26.5% शेयर हैं, DII के पास 1.8% और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 10% की होल्डिंग है। अब हमारा लास्ट सेक्शन है स्टॉक ओवरव्यू। तो एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड का जो मार्केट प्राइस है, करंट प्राइस जो एज ऑन 6 सितंबर 2024 में 1263 रुपीज़ का चल रहा है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 CR है। और स्टॉक पी अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से, तो थोड़ा बहुत कम है, या फिर पार बोल सकते हो कि जो इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो 47 है, और जो स्टॉक्स का इनका स्टॉक्स का जो पी रेशियो है वो 43 चल रहा है। कंपनी पे डेट बहुत कम है, अराउंड 4 CR, डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0 है। बाकी बुक वैल्यू 103 है, जो कि आप बोल सकते हो बहुत कम है। अदरवाइज अगर आप बात करो अदर्स पैरामीटर्स की, डिविडेंड यील्ड वो भी 0.16% है, जो कि जो कंपनी ग्रोथ फेज़ में होती है उनका डिविडेंड यील्ड कम होता है, ऐसा देखा गया है। बाकी कोई परसेंटेज प्लेज नहीं है, कंपनी का शेयर्स ने प्रमोटर ने प्लेज नहीं करके रखे हैं, कोई कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। ये मैंने डेटा लिया है स्टॉक स्कैनर से।